तो एंटीमीबा का लाइफ साइकिल पढ़ लिया था आपने? ह्यूमंस के फीकल मैटर से क्या बाहर आता है? ऑर्डरी न्यूक्लिएटेड सिस्ट। और ये सिस्ट फिर हाउसफ्लाई के थ्रू ये पहुंचता है आपके फूड पे, और ये फूड वापस कहाँ पहुंचता है? ह्यूमंस बॉडी में। ये जो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट कहते हैं, ये इसका क्या हो गया बताओ? ये इसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है। और ऐसे याद रखिएगा कि एक सिस्ट जो होता है, देखो जो एक ये सिस्ट होता है ह्यूमंस में जो आता है, ये सिस्ट जो है ये यहाँ पे आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 एक सिस्ट से एक अमीबली फॉर्म होता है। अमीबली कहते हैं, एंटीमीबा के बच्चे को अमीबली कहा जाता है। और ये फिर एंटीमीबा में कन्वर्ट होता है ना। हाँ, चारकोल लिटन क्रिस्टल एक्चुअली ये एक तरह का मतलब फीकल मैटर वगैरह में ये इसका डिटेक्शन होता है। इसी सिस्ट का कुछ अपीयरेंस है, वो जो उसका फीकल मैटर में टेस्ट वो उसका एनालिसिस करते हैं, और ये चारकोल लिटन क्रिस्टल उसमें प्रेजेंट होता है, जो इस सिस्ट के होने का इंडिकेशन होता है। जस्ट वो एक तरह का इंडिकेटर होता है। फीकल मैटर में इसका प्रेजेंस जो होगा ये इसका इंडिकेटर होता है। ठीक है, जस्ट एक तरह का पैथोलॉजिकल डिटेक्शन है कि अगर सिस्ट होगा फीकल मैटर में तो ये उसमें इस तरह के चारकोल लिटन सिस्ट वहां पे उसी को कहा जाता है, उसी क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट को कहते हैं यहाँ पर। और अगर ये सिस्ट है फीकल मैटर में, मतलब उस आदमी को एंटीमीबा का इन्फेक्शन है ना। तो ये जो फूड हो गया, देखो अब ये जो सिस्ट है, अब फूड में देखो ये क्या आ गया, ये सिस्ट है देखो। और ये सिस्ट हाउस फ्लाई के थ्रू कैरी होता है, और इस फूड को कहते क्या है? इसे कहते हैं कॉन्टामिनेटेड, इसे कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ इसका लाइफ साइकिल है। अरे HF मतलब हाउस फ्लाई वेक्टर है ये इसका क्या होता है? इसको मैकेनिकल वेक्टर कहता है। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जिसमें ये सिस्ट होगा उसमें इस आदमी में सिम्टम्स क्या होते हैं बताओ? इसमें एब्डोमिनल पेन भी होता है, इसमें क्रैम्पिंग वगैरह भी आते हैं। ये सब तो कॉमन सिम्टम होता है एक्चुअली। कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम्स होता है, और ब्लड क्लॉट्स इन फीकल मैटर, ये सब एक तरह का सिम्टम है जो एंटीमीबा हिस्टोलैटिका के इन्फेक्शन से होता है। हाँ, ये डिजेंट्री है ना, ये जो ब्लड क्लॉट बनता है फीकल मैटर में, इसी को डिजेंट्री कहता है। दैट इज कॉल्ड बेसिकली, इसी को डिजेंट्री कहा जाता है। ये माइन्यूटा मैग्ना सब उसके लाइफ साइकिल का पार्ट है, कोई जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा दिया ये काफी है। डिटेल से लाइफ साइकिल जाने की जरूरत नहीं है, मैग्ना माइन्यूटा नो नीड। बस ये सिस्ट याद रखिए, और ये इसका लाइफ साइकिल का पार्ट होता है। तो ये हो गया देखो ऑल अबाउट द
एंटेमीवा। अब देखो इसमें एक दूसरा क्लास इसमें आता है जिसको स्पोरोजोआ कहते हैं, ग्रुप स्पोरोजोआ कहते हैं। और मैंने कहा था आपको कि स्पोरोजोआ एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ऑल आर एंडो पैरासाइट कहते हैं, तो सबके सब एंडो पैरासाइट होते हैं। इन एनिमल्स में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ये नहीं होता। ये मतलब इन ग्रुप वाले अमीबा प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होते। और इसमें जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है, जो इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, ये भी यहाँ क्या होता है बताओ, एब्सेंट होता है। ये दो चीजें स्पोरोजोअन्स में नहीं होते। और जितने भी स्पोरोजोअन्स होते हैं सबके सब एंडोपैरासाइट्स होते हैं। और इसी में देखो जो एग्जाम्पल आता है, देखिए इसी स्पोरोजोआ में एग्जाम्पल आता है प्लाज्मोडियम का, जिसको आप मलेरियल पैरासाइट भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम इसी में आता है। बहुत सारे नाम है, देखो नोजेमा इसमें आता है, इमेरिया इसमें आता है, मोनोसिस्टिस इसमें आते हैं। ये सब जैसे कहते हैं नोजेमा जो होता है ये सिल्कवर्म का पैरासाइट होता है, इसको सिल्कवर्म पैरासाइट कहते हैं। इमेरिया को बर्ड पैरासाइट कहा जाता है, इसे बर्ड पैरासाइट कहते हैं। मोनोसिस्टिस को अर्थवर्म का पैरासाइट कहते हैं। तो ये सब हाँ वो भी होता है। एक्चुअली इसको टॉक्सोप्लाज्मा भी आता है। इसको इससे इससे रेड कैटल डिजीज होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं इसको। तो ये सारे नाम देखो इसमें आते हैं स्पोरोजोअन्स के, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ये सब के सब पैरासाइट्स हैं, है ना। और इसमें आपको हमें डिटेल से स्टडी करना है, दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो हम पढ़ेंगे इसमें अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है ये आपको पढ़ना है वैसे यहाँ पर अभी। ये लिख लिया आप लोगों ने? तो देखो, तो ये वैसे ये नाम याद रखिएगा, आपको लाइफ साइकिल किसका पढ़ना है, प्लाज्मोडियम का। और वो देखो क्या होता है। तो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम एक जीनस होता है एक्चुअली, और इसमें 4 तरह के प्लाज्मोडियम के बारे में आपको जानना चाहिए। एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, एक प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है, एक प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, और एक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कहता है। तो ये 4 तरह के प्लाज्मोडियम है। देखो
BM ऑफ याद रखना, BM ऑफ, वाइवेक्स, मलेरियाई, ओवेल, फैल्सिपेरम। ठीक है, और इस वाइवेक्स की वजह से जो मलेरिया होता है उसको बिनाइन मलेरिया कहते हैं। एक्चुअली इसका स्प्रेडिंग काफी फास्ट है। बिनाइन मतलब कैंसरस जैसे कहते हैं ना, इसका जो स्प्रेडिंग काफी फास्ट होता है, प्लाज्मोडियम का, वाइवेक्स का जो पार्ट है। मलेरियाई की वजह से जो फूलता है, देखो इसको क्वार्टरन, क्वार्टर से क्वार्टर मलेरिया कहते हैं इसको। ओवेल से जो होता है, देखो इसको माइल्ड टर्सियन कहते हैं, और फैल्सिपेरम से जो होता है इसको मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं। और इसी को ब्लैक वाटर फीवर भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आई थिंक इसी को एक और नाम, इसको सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं। ब्रेन का पार्ट जो अफेक्टेड होता है, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। तो ये 4 अलग अलग तरह के मलेरिया के स्पीसीज हैं। 3 नाम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वाइवेक्स, मलेरियाई, ओवेल एंड फैल्सिपेरम। और हमें इसमें जो लाइफ साइकिल स्टडी करना है, दैट इज रिगार्डिंग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, वाइवेक्स का लाइफ साइकिल क्या होता है ना। और तो इसमें पहले बता दूं मैं आपको कि मलेरिया का जो टर्म आया है, मलेरिया का जो टर्म आया है वो आया है माला। इटैलिक वर्ड है, माला प्लस एयर का। इसका मतलब बैड कुछ एयर होता है, बैड एयर कहा जाता है। एक्चुअली जब लोगों को मलेरिया के बारे में जानकारी नहीं थी कि मलेरिया होता कैसे है, क्योंकि ये भी एक तरह का मतलब महामारी की तरह ही था। अरे नाम है मलेरिया का, माइल्ड टर्सियन मलेरिया कहते हैं इसको, जो ओवेल से होता है। और फैल्सिपेरम से क्या होता है, इसको मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं। इसको मैलिग्नेंट मलेरिया कहा जाता है। ये नाम है मलेरिया का। तो जब तक लोगों को जानकारी नहीं थी कि मलेरिया होता कैसे है, उसका एक्चुअल कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, लोग ऐसा मानते थे कि अचानक आपके हवा में कुछ बैड एयर का सर्कुलेशन होता है, और उस बैड एयर की वजह से काफी सारे लोगों का डेथ होता है, वो मर जाते हैं बीमारी की वजह से। तो लोग इसको कहते थे ये कुछ गंदी सी हवा है, कुछ बैड एयर आता है और उसकी वजह से लोगों का डेथ होता है। और ये पहले एक बड़े मास में होता था, कई लोगों का डेथ भी होता था इसमें। तो इसका नाम दिया था मैला एयर। मैला मतलब इटैलिक वर्ड है, मैला मतलब होता बैड, है ना। लेकिन 1880s के आसपास एक साइंटिस्ट था, चार्ल्स लेवरन। ये साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया, he discovered the malarial parasite। मलेरियल पैरासाइट के डिस्कवरी का जो अवार्ड है, ये इन्हीं के नाम से है, चार्ल्स लेवरन के नाम से। लेकिन ये इन्होंने डिस्कवर तो किया कि मलेरिया का जो पैरासाइट है वो प्लाज्मोडियम होता है। ये डिस्कवर्ड दैट, बोला कि ये कोई हवा से नहीं होता, ये इसका एक पैरासाइट है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है ना। लेकिन ये नहीं बता पाया कि ये मच्छर के काटने से होता है। मच्छर का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें, ये नहीं बता पाया था चार्ल्स लेवरन। तो एक इंडियन मतलब कह सकते हैं, ब्रिटिश इंडियन कह सकते हैं अपन को, रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस was a British Indian
और रोनाल्ड रॉस ने एक्चुअली बताया कि ये जो रिलेशन होता है एनोफिलीज मॉस्किटो का और प्लाज्मोडियम का क्या तालमेल है, तो कहते हैं ये जो मॉस्किटो और फीमेल एनोफिलीज और जो प्लाज्मोडियम का जो रिलेशन होता है, ये डिस्कवर किसने किया? रोनाल्ड रॉस ने। तो रोनाल्ड रॉस ने कहा कि ये भी हवा से नहीं होता, ये मच्छर के काटने से होता है, और वो मच्छर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है। तो मॉस्किटो प्लाज्मोडियम रिलेशनशिप जिसने डिकोड किया, he was Ronald Ross. Ronald Ross described the relationship between, क्या बताओ, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो इन्होंने बताया कि ये मच्छर का एक इसमें जो कंट्रीब्यूशन है और ये कैसे इसका लाइफ साइकिल कंटिन्यू होता है। सो Ronald Ross was the scientist who finally decoded the mystery between the machar and plasmodium, and for that he was awarded with Nobel Prize in the year 1902. 1902 में इनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज भी दिया गया था रोनाल्ड रॉस को, ठीक है। वैसे आई थिंक चार्ल्स लेवरन को भी दिया गया है, मुझे एग्जैक्टली डेट ईयर याद नहीं है, बट रोनाल्ड रॉस को 1902 में मेडिसिन के लिए दिया गया था नोबेल प्राइज, बिकॉज ही डिकोडेड द वेरी मिस्टीरियस डिजीज कॉल्ड मलेरिया, जिसकी वजह से हर साल लाखों लोगों का डेथ होता था पहले, आज भी डेथ हो रहा है, लेकिन काफी हद तक हमने भी दवाइयां वगैरह बनाई हैं, तो वो नंबर काफी कम हो गया। आज भी मलेरिया पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुआ, क्योंकि आज तक कोई वैक्सीन नहीं बना इसका, ना ही कोई ऐसा बहुत इफेक्टिव दवाइयां बनी हैं जो कि पूरी तरह से मलेरिया को खत्म कर दे, क्योंकि आप जब तक आप इसके सेकेंडरी होस्ट को हटाएंगे नहीं, जब तक इसके वेक्टर को रिमूव नहीं करेंगे आप, मलेरिया खत्म नहीं होगा। आपको अगर डेंगू हटाना है तो आप डेंगू के वायरस को नहीं हटा सकते, अगर आपको डेंगू को रोकना है तो आपको मच्छर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको मलेरिया से बचना है तो यू हैव टू कंट्रोल द मॉस्किटो ब्रीडिंग जोन। यू कैनॉट एलिमिनेट all the plasmodium with a chemical effect. So one thing is very important here. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि तो इससे ये समझ में आ गया आपको, देखिए यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि प्लाज्मोडियम जो होता है ये एक डाई जेनेटिक पैरासाइट है, ये एक डाई जेनेटिक पैरासाइट है, और इस पैरासाइट का जो डेफिनिट होस्ट है और जो इसका रिजर्वायर होस्ट है, रिजर्वायर होस्ट कहते हैं। डेफिनिट होस्ट ह्यूमन बींग्स होता है और रिजर्वायर होस्ट फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को कहता है। मतलब कहानी अब आदमी और मच्छर के बीच में है, मच्छर से आदमी में और आदमी से मच्छर में। बट आदमी से मच्छर में जाने के बाद मच्छर नहीं मरता, बट मच्छर से आदमी में आने के बाद आदमी का हदी बड़े जरूर हो जाता है। तो ये ह्यूमन पैरासाइट है, ये मच्छर का पैरासाइट नहीं है। मच्छर का वो तो जैसे उसका एक सेकेंडरी होस्ट है, वो उसका एक कैरियर है, रिजर्वायर है, बट ये पैरासाइट मच्छर के लिए नहीं है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि क्या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो मच्छर का पैरासाइट है, नो, वो मच्छर को यूज करता है जस्ट अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। मलेरिया मच्छर को नहीं होता, मलेरिया आदमी को होता है। अगर आप एक मलेरिया वाला आदमी मच्छर को काट ले, दांत में से रख दे, तो मच्छर को कुछ नहीं होना है, बिल्कुल सही बात है।
मलेरिया ह्यूमन बीइंग को होता है, मच्छर को नहीं होता। प्रेजेंटली इन डेज में कौन सा भैया जो पढ़ा रहा हूँ वही ट्रेंड में है? ट्रेंड में क्या ये मिलता है क्या? मॉल में मिलेगा क्या? या अभी कौन सा फैशन चल रहा है? मॉस्किटो किसका, वायरस का चल रहा है कि ओवेल का चल रहा है? कोई भी हो सकता है, बट सबसे ज्यादा जो कॉमन आपका प्लाज्मोडियम का है वो वायरस का होता है। अरे मॉस्किटो का कोई पैरासाइट नहीं होता, ये सब इतने रेजिस्टेंट हैं। पैरासाइट कौन होता है बताओ? पैरासाइट वो होता है जिसके रहने से आपको नुकसान हो। ये सब आर्थ्रोपोडा इतने ज्यादा नेचुरली रेजिस्टेंट होते हैं कि इन्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है इसका। किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस की औकात नहीं है कि मच्छर को कोरोना कर दे। है कोई ऐसा कोई वायरस कि एड्स आदमी को हो गया, एड्स का वायरस मच्छर में क्यों नहीं चला जाता है? तो ये जो एनिमल्स हैं आर्थ्रोपोडा, ये इतने ज्यादा रेजिस्टेंट हैं, इनका नेचुरल इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग है, ये इतना ज्यादा नेचुरली सेलेक्टेड हैं कि इनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आप 10, 15, 50, 60, 2-4 हजार मच्छर मार सकते हैं, लेकिन आप मच्छर की प्रजाति को खत्म नहीं कर सकते। ये नेचर का बनाया हुआ सबसे बढ़िया बिलवेड एनिमल है। समझ में आ गया ना? देखो इनका नेचुरल इम्यूनिटी, ये कोई वैक्सीन लेके नहीं पैदा हुए। अरे मच्छर कोई वैक्सीन लेके थोड़ी पैदा होता है। ये इनका अपना नेचुरल इम्यूनिटी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब वेल में कैंसर होता है कि नहीं है ये अलग बात है, बट वेल में बीमारी हो सकता है। वेल पानी में रहता है और पानी में भी कई सारे पैरासिटिक आर्थ्रोपोडा घूम रहे होते हैं। तो मच्छर के बॉडी पे कुछ ना कुछ चूसने वाले एनिमल मिल सकते हैं आपको। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। अब कहानी मत सुनाओ कि वेल में कैंसर होता है कि नहीं होता है, और वेल का पेट खराब होता है कि नहीं होता है, वेल को लूज मोशन होता है कि नहीं होता है। कि सर वेल ने अगर मान लो मेरा फेंका हुआ अंडा खा लिया और अंडे में प्रॉब्लम था, तो क्या वेल का पेट खराब हो जाएगा? क्वेश्चन। हाँ जी। कि सर वेल ने अगर मान लिया जाए इन्फेक्टेड फूड खा लिया तो वेल का क्या होगा? लूज मोशन हो जाएगा उसको। तो अब वेल का कहानी अलग है। अब वेल में लूज मोशन होगा कि नहीं, ये वेल की किस्मत है। चलिए यहाँ देखिए। अब यहाँ देखो, अब कहते हैं ये जो पैरासाइट होता है इसके दो साइकिल है। देखो, एक साइकिल को कहते हैं एसेक्सुअल साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल है, और दूसरा इसका ये पैरासाइट का देखो बता रहा हूं आपको, ये सेक्सुअल साइकिल होता है। देखो दो साइकिल में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, एसेक्सुअल साइकिल एंड सेक्सुअल साइकिल कहते हैं। जो एसेक्सुअल साइकिल है इसको स्पोरोगोनी कहते हैं, स्पोरोगोनी कहते हैं, और सेक्सुअल साइकिल को गैमिटोगोनी कहा जाता है। एसेक्सुअल साइकिल ये ह्यूमंस में कंप्लीट होता है, और ये जो होता है ये मॉस्किटो के बॉडी में होता है, मॉस्किटो के गट में होता है। और ये ह्यूमंस के दो सेल्स में होता है, एक तो आपका आरबीसी है और दूसरा आपका लिवर सेल होता है। जैसे लिखा जाता है, टर्म लिखते हैं इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, और एक टर्म लिखते हैं हिपैटिक साइजोगोनी कहते हैं। इरिथ्रोसाइटिक मतलब आरबीसी की बात कर रहे हैं, हिपैटिक मतलब लिवर की बात कर रहे हैं। और देखना, क्योंकि इस साल आपके एग्जाम में प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो होपफुली अगले एग्जाम में ये लाइफ साइकिल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो, तो आरबीसी में क्या है बताओ, क्या होता है? इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, और लीवर में क्या होता है? हेपेटिक साइजोगोनी कहते हैं, और मॉस्किटो को सिंपली गैमेटोगोनी कहा जाता है।
समझ में आ गया? तो ए सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट ह्यूमंस में होता है और सेक्सुअल साइकिल का कंप्लीशन कहाँ बताओ? ये मॉस्किटो में होता है। और देखिए ये चीज याद रखिएगा कि अगर आप इस पूरे ह्यूमंस बॉडी की बात करें तो ह्यूमंस बॉडी में 4 तरह के साइकिल्स की बात करते हैं। एक होता है प्री इरिथ्रोसिटिक साइटोगोनी कहते हैं, एक एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइटोगोनी होता है, फिर एक होता है देखो इरिथ्रोसिटिक साइटोगोनी कहते हैं, और एक होता है पोस्ट इरिथ्रोसिटिक साइटोगोनी कहा जाता है। तो देखो ये 4 टर्म है, लेके याद रखिएगा, ये ह्यूमंस की बात कर रहे हैं आप। ह्यूमंस में ये 4 अलग अलग साइकिल है। प्री इरिथ्रोसिटिक साइटोगोनी, प्री इरिथ्रोसिटिक, एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइटोगोनी होता है, एक्सो, फिर इरिथ्रोसिटिक साइटोगोनी कहते हैं, और एक पोस्ट इरिथ्रोसिटिक साइटोगोनी होता है। और याद रखिएगा कि इसमें जो प्री होता है, एक्सो होता है और जो पोस्ट होता है, ये तीनों आपके लिवर सेल में होता है, और ये जो इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी है ये कहां पे होता है बताओ? ये आरबीसी में होता है। तो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी एंड पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी, ये सब कहां पे होगा बताओ? ये लिवर के सेल्स में होता है। और जो इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी है वो कहां होता है? वो आपके आरबीसी में होता है। समझ में आ रहा है ये? अब देखो, अब इसका पूरी कहानी समझिए आप इसको। ये लिख लिया आप लोगों ने? अब मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो क्या है, ये बताओ क्या लगता है क्या होना चाहिए इसको? हाँ मच्छर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही पकड़ रहे हैं। ये मॉस्किटो है, ये एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, और ये इस मच्छर का, मच्छर नहीं मछली का फीमेल है। ये इसका मान लो सैलिवरी ग्लैंड है, ये सैलिवरी ग्लैंड है, स्टमक नहीं है। और इसके इस सैलिवरी ग्लैंड में कुछ इस तरह के देखो स्ट्रक्चर्स हैं काफी सारे। इसका नाम दिया गया है स्पोरोजोइट। क्या नाम दिया था? स्पोरोजोइट कहते हैं। ये मान लो इस मच्छर का प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस कहते हैं, जिसके थ्रू ये ब्लड लेता है आपके बॉडी से, है ना, प्रोबोसिस। और मान लो ये एक ऐसा, मैंने बता दिया, मान लो ये ह्यूमंस बॉडी है, मान लो, है ना। तो जब ये मच्छर ब्लड सर्व ये मच्छर जब ब्लड लेगा आपकी बॉडी से, तो ये जितने भी पैरासाइट्स हैं, देखो ये यहां से निकल के सैलिवरी ग्लैंड से, ये सैलिवरी ग्लैंड से निकलकर ये कहां पहुंचता है आपके, देखो ब्लड में। तो ये जो देख रहे हैं ये स्पोरोजोइट है इन ह्यूमंस ब्लड। देखिए मच्छर ने आपको काटा, तो अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि मच्छर तो ब्लड ले रहा है आपकी बॉडी से, तो ये आपकी बॉडी में कैसे आ गया स्पोरोजोइट? तो आपको पता है कि मच्छर को ये पता है कि जब वो उसका ह्यूमंस ब्लड जैसे ही बाहर आएगा वो उसके पाइप में क्लॉट कर जाएगा, क्योंकि ये टेंडेंसी है ब्लड की क्लॉट करने की। तो उस क्लॉटिंग टेंडेंसी को रोकने के लिए ये अपने सैलिवरी ग्लैंड से क्या रिलीज करता था? एंटी कोएगुलेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मच्छर को ब्लड लेना है,
तो मच्छर के ब्लड को, जैसे आपके बॉडी से वो ब्लड बाहर की तरफ आएगा स्किन से, वो क्लॉट कर जाएगा, तो फिर वो उसका स्ट्रॉ जाम हो जाएगा ना, पाइप जाम हो जाएगा उसका। तो वो ब्लड क्लॉट ना करे, इसके लिए उसने अपने सेलेब्रिटी ग्लैंड से क्या रिलीज किया? एंटीकोएगुलेंट। और उस एंटीकोएगुलेंट के गिफ्ट में आपको क्या मिला बताओ? आपको मिलता है क्या? वो स्पोरोजोइट। वाइवेक्स नहीं मिला, मतलब उसका एक पार्ट है जिसका नाम स्पोरोजोइट होता है। तो स्पोरोजोइट क्या हो गया? आपका इन्फेक्टिव स्टेज। स्पोरोजोइट क्या हो गया? आपका इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं इसको। और आप जानते हैं, और याद रखना कि ये जो स्पोरोजोइट आपके बॉडी में आया, ये सबसे पहले आपके लिवर सेल में एंटर करता है। और यूजुअली सिंगली आता, देखो अलग अलग लिवर सेल्स में जाए, आपका लिवर सेल है और इसमें क्या पहुंचा बताओ? स्पोरोजोइट। और ये स्पोरोजोइट कुछ ही समय के बाद देखो इसमें क्या होता है? एमएफ कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपल फिजन। और स्पोरोजोइट के मल्टीपल फिजन के साथ अब यहाँ पे बहुत सारा, देखो लिवर के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स बन जाएंगे। देखिए सेल्स नहीं बोलेंगे, ये इसका एक ग्रोइंग बॉडी है। तो स्पोरोजोइट्स के मल्टीपल फिजन से यहाँ बहुत सारे स्ट्रक्चर बन गए, देखो। और इसको कहते हैं, इसे कहा जाता है सिंपली मीरोजोइट्स कह देते हैं इसको। सॉरी, इसको मीरोजोइट बाद लिखोगे। इसे कहते हैं क्रिप्टो मीरोजोइट्स। ये कहां बना? उस लिवर सेल्स के अंदर। एक स्पोरोजोइट का क्या हुआ? मल्टीपल फिजन, और बहुत सारे क्या बन गए? क्रिप्टोमीरोजोइट्स, है ना। और क्या होगा देखो, अब होता क्या देखो, लिवर सेल जो होते हैं ये बर्स्ट कर जाता है। जब इतने सारे क्रिप्टोमीरोजोइट्स बनेंगे तो लिवर सेल्स क्या हो गया बताओ? बर्स्ट कर गया। और जितने भी अब मीरोजोइट्स, क्रिप्टोमीरोजोइट्स थे, देखो ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सीएम। ये सीएम क्या हुआ? सीएम नाउ फ्री इन ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन। अब याद रखिएगा कि चूंकि ये ब्लड में ज्यादा देर रह नहीं सकता, क्योंकि पता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है इसको ये खत्म कर देगा, तो ये बहुत जल्दी जो होता है, देखो अब इसका दो फेज है। और याद रखना कि ये पहला इवेंट है, देखो यहां से लेके यहां तक का जो पूरा प्रोसेस हुआ है कि स्पोरोजोइट्स का आपके बॉडी में आना और क्रिप्टोमीरोजोइट्स का आपके लिवर सेल से बाहर निकल जाना, ये पहला साइकिल पूरा हो गया। फर्स्ट साइकिल में क्या लिखा था आपने? प्री इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी था। तो स्पोरोजोइट्स का एंट्री और आपके ब्लड में क्या आ जाना बताओ? क्रिप्टोमीरोजोइट्स का। ये जो पूरा आपका प्रोसेस है, इसी को कहते हैं क्या? प्री इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी। ये पहला काम पूरा हुआ, देखिए समझ में आ रहा है। और देखो अब इस सीएम का फेट क्या है? देखो ये सीएम फिर से देखो क्या हुआ, ये चला गया एक फ्रेश लिवर सेल में। देखो ये कहां पहुंच गया? फ्रेश लिवर सेल के अंदर, ठीक है। और याद रखना कि ये जो यहां पर अब सीएम पहुंचा है इसके अंदर फ्रेश लिवर सेल में, फिर इसका क्या होगा? मल्टीपल फिजन, ये फिर डिवाइड करेगा और फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे आपके लिवर सेल्स में, और इसका नाम दिया गया एमसीएम।
इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं मेटा क्रिप्टो मीरो जॉइट्स कहते हैं। ये एमसीएम बन गया। और देखो ये जो इवेंट है ये दूसरा इवेंट है। देखो ये जो पार्ट आपने देखा यहां पर, अब इसको एक्सो कहते हैं। क्रिप्टोमिरोजॉइट्स का एंट्री और मेटा क्रिप्टोजॉइट्स का, अब देखो ये फटेगा तो वापस ये क्या होगा, ये जो अगर ये लीवर सेल्स फटेंगे तो ये एमसीएम ब्लड में आ गया। देखो ये क्या हो गया, एमसीएम इन ब्लड। तो सीएम का आना और एमसीएम का बाहर निकलना, ये इसका दूसरा पार्ट था और इसका नाम है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। समझ में आ रहा है बच्चों? और याद रखिएगा कि अब ये जो एमसीएम होता है, अब याद रखना मोस्ट ऑफ द एमसीएम एंड फ्यू सीएम enters in RBC, enters in RBC and start, क्या बताओ क्या स्टार्ट करेगा, इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी, जो आरबीसी में होगा। देखिए तीसरा पार्ट है यहां पर, देखिए मोस्ट ऑफ द एमसीएम मेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट्स and few CM cryptomerizoids. Now it can enters in RBC and start another cycle called erythrocytic साइटोगोनी। अच्छा, तुम्हारे पेट में अगर 200-400 समोसे डाल दें और 200-400 रसगुल्ले डाल दें तो क्या होगा तुम्हारे पेट का? अरे सेल्स है, पतला सा मेम्ब्रेन होता है उसमें, उसके अंदर बहुत कुछ अगर बनेगा तो फटेगा नहीं वो। एक सेल में इतनी सारी चीजें जमा कर दो तो सेल्स में कोई ऐसा लोहे का वॉल तो होता नहीं उसका ना। अरे आज भूख लग गई, ओह वेरी गुड, चलिए समोसे खाइए जाकर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लिवर सेल्स में आने के बाद जब नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा, देखो इतने सारे सेल्स बन गए यहाँ पे, तो लिवर सेल में जगह ही नहीं है ना, वो तो बर्स्ट कर जाएगा। कैपेसिटी से ज्यादा उसके अंदर अगर कुछ चीजें जमा हो गई तो सेल तो फट जाएगा ना। और लिवर सेल के डैमेज होने से क्या होगा, वो चीजें बाहर निकल जाती है। और ये जो सीएम और एमसीएम है ये एंटर करता है आपके, मोस्टली एमसीएम और कुछ सीएम, दे कैन एंटर इन योर आरबीसी and it can start another cycle and that is called erythrocytic cycle। इसी को कहते हैं erythrocytic साइटोगोनी। अब मैं वो बता रहा हूं क्या होता है। ये डायग्राम बना लिया आपने? हाँ जी बच्चों, तो मैं अभी तक 3 साइकिल, अब देखो 2 तो आपने पढ़ लिया ना। ये फर्स्ट क्या हुआ था, ये प्री इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी था। सेकंड क्या हुआ था बताओ, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी था। और अब ये तीसरा अब स्टार्ट होगा, जिसका नाम क्या बताओ, इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी कहता है। अब चलिए वो देखते हैं क्या होता है। इसको मिटा दूं अब यहां पर, ठीक है। तो देखो और याद रखिएगा कि जो सीएम एमसीएम आपके आरबीसी में आ सकता है, इसी को कई बार बुक में फेनिरोजॉइट्स भी कह देते हैं। फेनिरोजॉइट्स, फेनिरो फेनिरोजॉइट्स भी कह देते हैं। Those who can enter in your RBC they are also called फेनिरोजॉइट्स। ठीक है। अब देखो, अब मान लो ये आपका आरबीसी है और ये आपके आरबीसी में क्या है, ये आरबीसी में
अरे क्या है आरबीसी के अंदर ये, जल्दी बताओ क्या है। हाँ ये सही कहा, ये हीमोग्लोबिन है। कुछ बच्चों को न्यूक्लियस लग रहा होगा अभी। हाँ नहीं, कुछ को लग रहा होगा न्यूक्लियस है ना। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है आरबीसी, है ना। और देखो अब इसमें क्या हुआ, इसमें प्रवेश क्या हुआ है, देखो ये स्ट्रक्चर, और इसका नाम क्या दिया हमने, फेंड्रोजोइट्स। ये आपके आरबीसी में आया है ना, फेंड्रोजोइट्स आया देखो आरबीसी में। अब अलग अलग स्टेज चलता है, देखो ये क्या होता है सबसे पहले, यहाँ पर अब दूसरे पार्ट में क्या हो, देखो यहाँ पर देखिए ये हीमोग्लोबिन अभी इसके अंदर है, लेकिन ये फेंड्रोजोइट्स अब थोड़ा सा, देखो ऐसे ये फिटिंग स्टेज में आ जाता है। देखो अब इसे, इसको कहते हैं ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट कहा जाता है। ये फेंड्रोजोइट से ट्रोफोजोइट बन गया, देखो ये इसका फीडिंग स्टेज होता है, खाने का ये काम स्टार्ट करता है। देखो जो अब फेंड्रोजोइट्स था वो क्या बन गया बताओ, वो ट्रोफोजोइट बन जाता है। और ये ट्रोफोजोइट्स बनने के बाद देखिए यहाँ पर वो क्या होता है इसमें, ये क्या करता है कि ये अब इसको फीड करता है, हीमोग्लोबिन को ये खाने का काम करता है। और थोड़ी समय के में क्या देखेंगे आप, जैसे मान लो थोड़ा सा मैं इसको दूसरे कलर से बना दूं, देखो मान लो ये ट्रोफोजोइट का स्ट्रक्चर है, ऐसे ये हीमोग्लोबिन है। अब क्या हुआ देखिए ऐसे, अब बताओ ये क्या है, ये जो बाहर आप देख रहे हैं वो आरबीसी है। अब ये ट्रोफोजोइट का, उसने इतना खा लिया है एक्चुअली, कि ट्रोफोजोइट के अंदर ये जो देख रहे हैं आप, ये ट्रोफोजोइट का क्या है ये बताओ, फूड वैक्यूल। और ये उसका क्या बताओ, वो उसका न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस है ये बताओ, ट्रोफोजोइट का। समझ में आ रहा है, ये ट्रोफोजोइट इतना ज्यादा हीमोग्लोबिन को खा चुका है। और देखो जो हीमोग्लोबिन यहाँ पर डाइजेस्टेड फॉर्म में आप नहीं, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ, देखो क्या है ये, हीमोग्लोबिन है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हीमोजोइन। हीमोजोइन क्या है देखो, ये अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन है, जो डाइजेस्ट नहीं कर पाया वो आपका जो ट्रोफोजोइट है। और याद रखना इसी को सिग्नेट रिंग स्टेज भी कहते हैं। इसका एपियरेंस रिंग की जैसा लगता है ना, देखो तो इसको सिग्नेट रिंग स्टेज भी कहा जाता है। तो ये उस ट्रोफोजोइट का, उस पैरासाइट का न्यूक्लियस ऊपर की तरफ आ गया, फूड वैक्यूल इतना बड़ा होता है इसका, ये उसको पुश करता है ऊपर की तरफ। और बड़ा बना सकते हैं, देखो आप इसको, ये देखिए बड़ा सा फूड वैक्यूल बना सकते हैं, ये देखो, ठीक है। और ये बनने के बाद अब देखिए क्या होगा, ये लिख लिया। तब देखो अब जब ये सब कुछ खा पका गया आपके आरबीसी का, अब देखिए क्या होगा, ये आपका आरबीसी है और ये हीमोजोइन है आरबीसी के अंदर। और ये अब अपने साइज को थोड़ा देखो मिनिमाइज करता है, वैसे ये आ जाता है अनबॉर्डर्ड स्टेज, इस तरह के स्टेट में आ गया, देखो ये इसके अंदर न्यूक्लियस देखो, ये इसके बाद आता है। और ये है इसका, देखो ये इसका अमीबॉइडल
स्टेज कहा जाता है। न्यूक्लियस भी स्विंग कर गया, फूड वैक्यूल भी छोटा हो जाता है, देखो इसका। ठीक है, सिग्नेट रिंग ये है, ये पूरा स्ट्रक्चर स्टेज कहते हैं, सिग्नेट रिंग स्टेज। ये ट्रोफोजोइड का फर्दर स्टेज चलता रहता है। अब ये ट्रोफोजोइड कैसा हो गया, अमीबॉइड की शेप में आ गया, देखो तो अमीबॉइडल स्टेज कह देते हैं इसको। और ये आपका आरबीसी है, और आरबीसी के अंदर ही क्या होता है, हीमोजोइन है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या हुआ, ये देखिए अब ये पूरा का पूरा एक स्फेरिकल शेप में आ गया, देखो स्ट्रक्चर। फूड वैक्यूल वगैरह इसका डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियस तो रह ही जाता है, और ये पूरा स्फेरिकल शेप में आ गया। और देखो ऐसे ये स्ट्रक्चर, ये बाहर ये एक केमिकल है जिसको हीमोजोइन कहते हैं, और इस स्टेज को साइजोन्ट स्टेज कहा जाता है। इसको साइजोन्ट स्टेज कहते हैं पैरासाइट का। ठीक है, और याद रखना अब इसी साइजोन्ट में क्या होगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो इस डायग्राम को। अब क्या होता है देखो, इस साइजोन्ट में होता है मल्टीपल फ्यूजन, और फिर देखो क्या हुआ, अब आरबीसी के अंदर देखो क्या हुआ कि इस साइजोन्ट में क्या हुआ, मल्टीपल फ्यूजन, और यहां से अब बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप हो गए, देखो ऐसे। और साथ में बाहर क्या बताओ, हीमोजोइन का पार्ट भी होता है, और ये जो बना, अब इसे कहते हैं क्या, मीरोजोइड्स। तो ये जो यहाँ पे साइजोन्ट स्टेज है, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ मल्टीपल फ्यूजन। साइजोन्ट में क्या होता है बताओ, मल्टीपल फ्यूजन होता है, और साइजोन्ट के मल्टीपल फ्यूजन से बहुत सारे क्या बन गए बताओ, मीरोजोइड का क्या हो गया, फॉर्मेशन। और बाहर क्या बताओ, यहाँ पर अभी आरबीसी में हीमोजोइन भी होता है, और अब क्या होगा देखो ऐसे, देखिए आरबीसी बर्स्ट आउट, ये आरबीसी टूटता है। ठीक है, इसको अच्छा लग रहा था अमीबा जैसा, अरे स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, अमीबा जैसा क्यों हो गया, अमीबा जैसा अब क्या होगा, स्ट्रक्चरल चेंज है, क्यों उसके एनाटॉमी हिस्टोलॉजी में जा रहे हो भाई। समझ में आ रहा है, और देखो अब ये आरबीसी यहाँ पे फटेगा, और आरबीसी के फटने के साथ क्या हुआ देखो, ये जितने भी आपके अब मीरोजोइड्स थे, और साथ में जो ब्लैक पार्ट था देखो, जो इसके अंदर जो केमिकल्स थे, ये जो केमिकल हीमोजोइन था, ये दोनों ब्लड में आ गया देखो। तो मीरोजोइड्स एंड हीमोजोइन कहा गया बताओ, इन ब्लड सर्कुलेशन। और याद रखिएगा ये कंप्लीशन हो गया इरिथ्रोसाइटिक साइकिल का। अच्छा, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल ये कंप्लीट हुआ, और जैसे ही इरिथ्रोसाइटिक साइकिल ये कंप्लीट हुआ, ये जो हीमोजोइन आता है देखो, ये जो हीमोजोइन आप देख रहे हैं ब्लड में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोजोइन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोजोइन,
इन ब्लड चिलिंग कहते हैं, एंड हाई फीवर, बुखार आने का, कपकपी आने का, जो सिवरिंग जो होता है आपके बॉडी में, ठंड लगती है, बुखार आता है, उसका कारण है हीमोजोइन का आपके ब्लड में आना। तो जैसे ही हीमोजोइन आपके ब्लड में फ्री होगा, आरबीसी से बाहर निकलेगा, तो उस केमिकल की वजह से वो एक तरह का रेस्पॉन्स क्रिएट करता है आपके बॉडी में। तो हीमोजोइन के ब्लड के कांटेक्ट में आने के बाद ही आपको ठंड लगती है, आप सिवरिंग करते हैं और आप में तेज बुखार आता है। और यही है कंप्लीशन ऑफ इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि फेंड्रोजॉइट्स का एंटर करना और वापस मीरोजॉइट्स का बाहर आना। देखो, पी से लेके एन तक की जो पूरी कहानी है, इसी को कहते हैं क्या, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और याद रखो, एन के साथ एच भी बाहर आता है। इसी एच की वजह से आपको बुखार आता है, ठंड लगती है आपको। और ये जो फेंड्रोजॉइट्स है, इस फेंड्रोजॉइट्स की वजह से ये जब डिवीजन करेगा तो क्या बनेगा बताओ, इट विल मेक लार्ज नंबर ऑफ मीरोजॉइट्स। और याद रखना, ये जो पूरा टाइम लगता है, इस टाइम को पूरा होने में 48 आवर्स का टाइम लगता है। मतलब इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को कंप्लीट होने में जो ड्यूरेशन होता है वो 48 आवर्स का होता है। मतलब 48 आवर्स में 48 आवर्स में 48 आवर्स में जो आपका लाइफ साइकिल है किसका बताओ, उस फेंड्रोजॉइट्स का कंप्लीट हुआ। और वो क्या बन गया बताओ, मीरोजॉइट्स बन गया। और जब मीरोजॉइट्स आपके ब्लड में आएगा तो आपको बुखार भी आएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी आता है। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ये हुआ इरिथ्रोसाइटिक साइकिल का कंप्लीशन। और देखो यहाँ पे किया रखिएगा, देखो अब ये जो मीरोजॉइट्स होता है, देखो अब कहते हैं जो मीरोजॉइट्स आपके ब्लड में आ गया, मीरोजॉइट्स इन ब्लड सर्कुलेशन। अब इसका क्या फेट है, ये क्या कर सकता है, देखो याद रखना, मीरोजॉइट्स कैन एंटर इन फ्रेश liver cell. Meningoids again enters in RBC. देखो दो कहानी है यहाँ पर। जो मेनिंजोइट्स प्लेटलेट कहां से आ गया, क्यों तुम लोग अपना किडनी खराब कर रहे हो भाई। अभी एक सिकल सेल में फंसा हुआ है, एक प्लेटलेट में पहुंच गया। मैंने ऐसा कुछ बोला है अभी? ये डेंगू वाला वायरस नहीं है ना, ये प्लाज्मोडियम के मैं डिस्कस कर रहा हूं। हर बच्चा डॉक्टर बनने में लगा हुआ अभी से भाई। अब मैंने अभी क्या, अभी मैंने जो पढ़ा है वो पहले पढ़ लो, फिर पूछना प्लेटलेट कहां चला गया, सिकल सेल एनीमिया क्या हो गया, फिर मच्छर को एड्स क्यों नहीं हो गया, उस आदमी को अगर एड्स होगा तो सर मच्छर में एड्स क्यों नहीं हो गया। फिर थोड़ा पेशेंस रखो, मैं जो पहले पढ़ा रहा हूं पहले समझ लो। मैं डेंगू पढ़ा रहा हूं क्या अभी? ये प्लेटलेट्स का नंबर क्यों कम होता है, ये तो आरबीसी को अफेक्ट कर रहा है। मैंने क्या पढ़ा है, मैं प्लाज्मोडियम पढ़ा रहा हूँ कि मैं डेंगू पढ़ा रहा हूँ? तुम लोग समोसा ही खा लो पहले जाकर, तुम लोग पहले पेट में भूख लग रही लगता है। किसने कहा कि मलेरिया में प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है, किस डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हें भाई? हाँ जी मिस्टर आयुष, किस डॉक्टर ने कह दिया आपको कि मलेरिया में प्लेटलेट का नंबर क्यों कम हो जाता है? मैंने बोला अभी आपको ऐसा कुछ? हवा हवाई कुछ भी। और वो सिकल सेल में फंसा पड़ा है। अरे सिकल सेल की कहानी मैं पहले बता चुका हूं आपको, उस समय किडनी काम नहीं कर रहा था तुम्हारा। सिकल सेल की कहानी मैं इवोल्यूशन में बता चुका हूं। बार बार सिकल सेल सिकल सेल सिकल सेल, वहां क्यों फंसे पड़े हो तुम? सिकल सेल की कहानी मैं बता चुका हूं पहले। यहां देखो, तो ये जो मीरोजॉइट्स होता है,
ये मिरोजॉइड्स आपके दो फेट है इसका। मिरोजॉइड्स या तो आपके आरबीसी में फिर से चला जाए और फिर से क्या स्टार्ट करे, अनदर इरिथ्रोसाइटोगोनी, और जो लिवर में चला गया क्या करेगा बताइए, पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी। मतलब ये लिवर, मतलब आरबीसी के निकलने के बाद, तो पोस्ट हो गया ना, बाद में, आरबीसी के बाद होगा। तो जो मिरोजॉइड्स आपके ब्लड में आया है, उस मिरोजॉइड्स का दो फेट है, या तो मिरोजॉइड्स वापस आरबीसी में चला जाए और फिर से क्या स्टार्ट करे, एक फ्रेश इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, और ऐसा होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहां चला गया, आपके लिवर सेल्स में वापस, फ्रेश लिवर सेल में, और उसने क्या स्टार्ट किया वापस, पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। समझ में आ रहा है? मतलब आरबीसी के बाद तो पोस्ट ही होगा ना। अब यहां देखो, और आपको पता, मैंने पहले कहा था आपको कि इरिथ्रोसाइटिक साइकिल का जो ड्यूरेशन है ये 48 आवर्स का होता है। तो जितनी बार ये आपकी बॉडी में एंटर करेगा, आरबीसी में एंटर करेगा, उतनी बार वो फटेगा आरबीसी आपका, और हर 48 आवर्स के बाद क्या होता है बताओ, आपको तेज बुखार आता है, ठंड सी आती है। जितनी बार ये साइकिल रिपीट होगा, उतनी बार आपको तेज बुखार भी आएगा। तभी कहते हैं कि जो रिपीटिशन होता है फीवर का, वो एवरी आफ्टर 48 आवर्स होता है इसमें। क्योंकि इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगता है, 48 आवर्स का। समझ में आ रहा है? जितनी बार मिरोजॉइड्स आएगा, फिर से चला जाएगा आरबीसी में, फिर से जाएगा आरबीसी में, तो ये साइकिल चलता रहता है उसमें, है ना। और क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इतना ज्यादा अगर आरबीसी फटता रहेगा, तो आरबीसी की सीवियर, मतलब आपके बॉडी में एनीमिक कंडीशन डेवलप हो जाता है, आरबीसी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, और इसी की वजह से फाइनली डेथ भी होता है, अगर आपने उसको दवाई से कंट्रोल नहीं किया, है ना। तो रिपीटिशन ऑफ फीवर occurs every after 48 hours because the duration of erythrocytic cycle is of 48 hours, और वो हीमोजोइन के बाद वजह से होता है। जितनी बार आरबीसी टूटेगा, उतनी बार क्या निकलेगा बताओ, हीमोजोइन, और हर बार आपको वो तेज बुखार आएगा फिर, है ना। अब यहां देखिए, अब प्लाज्मोडियम को भी पता है कि ह्यूमंस बॉडी भी अपना एक इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है, तो उसकी टेंडेंसी क्या है कि इस होस्ट से अब बाहर निकला जाए। समझ में आ रहा है? और वो कैसे होता है, देखो यहां पर, यहां देखिए, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, आफ्टर सेवरल erythrocytic cycle, after several erythrocytic cycle, now few of the merozoites enters in RBC and get converted into गैमेटोसाइट्स। अब देखो यहाँ एक चीज बता दूं आपको, क्या हो रहा है, समझो पहले इसका मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो, अब मान लो यहाँ पर ये एक आपका, देखिए ये मान लो ये आपका एक आरबीसी है, ये भी एक आरबीसी है, यहाँ पे हीमोजोइन भी है, सॉरी हीमोग्लोबिन है, देखो यहाँ पर ऐसे। अब जो मिरोजॉइड्स यहाँ पे पहुंच रहा है, ये मिरोजॉइड्स यहाँ पहुंच रहा है, ये इसको फीड नहीं कर रहा, मिरोजॉइड्स इसको खा नहीं रहा है। अब हो क्या रहा है देखो, जैसे मान लो, अब क्या हुआ देखिए इसमें से, हीमोग्लोबिन जैसा है वैसे ही है, ये थोड़ा सा एक अलग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, देखो ऐसे।
कुछ ऐसा हो गया, और कुछ का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। वैसे दो तरह के होते हैं, ये ऐसा है और थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो गया। देखो ये मिरोजॉइड्स ही है, देखो मिरोजॉइड्स है, दोनों दो अलग आरबीसी हैं। ये जो इसमें साइज थोड़ा छोटा रह गया है, इसी को कहते हैं क्या, इसे कहते हैं माइक्रो गैमेटोसाइट कह देते हैं। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसका नाम माइक्रो गैमेटोसाइट कहते हैं इसको, आरबीसी के अंदर। और ये देखो ये जो है इसका नाम है, इसे कहते हैं मैक्रो गैमेटोसाइट कहा जाता है इसको। ये आरबीसी है, आपकी बॉडी का आरबीसी है। इसमें जो मिरोजॉइड्स है वो आने के बाद वो डिवाइड नहीं कर रहा, ना वो हीमोग्लोबिन को फीड कर रहा है। साइज चेंज हुआ, देखो उसका स्ट्रक्चरल चेंज आया है, एक माइक्रो बन गया, एक मैक्रो बन गया। और यहीं तक कहानी खत्म हुआ ह्यूमन बींग्स का। अब जो भी कहानी होना है वो होना है कहां बताओ, मच्छर के अंदर। वो देखिए क्या है यहाँ पर, ये माइक्रो मैक्रो आपके बॉडी में है, आपके ब्लड में है ये, है ना। अब जो कहानी स्टार्ट होनी है, देखो वो कहानी स्टार्ट कहां होनी बताओ, मॉस्किटो में। देखिए ये देखिए, अब मान लो अब इस मॉस्किटो ने एक इन्फेक्टेड आदमी का ब्लड लिया मान लो, तो देखो ये जो गैमेट्स वगैरह होता है, ये माइक्रो या जो देखो ये जो माइक्रो और मैक्रो गैमेटोसाइट्स होता है अलोंग विद ब्लड भी, ये कहां पहुंच गया देखो, मॉस्किटो के गट में। देखो ये गट ऑफ मॉस्किटो है। जब एक मच्छर ने, फीमेल एनोफिलीज ने उस आदमी का ब्लड लिया, जिस आदमी के ब्लड में ये वाले गैमेट्स अवेलेबल थे, माइक्रो मैक्रो अलोंग विद ब्लड मील, ये कहां पहुंच गया ऐसे गट में। देखो और यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पर कहानी क्या होता है। देखो अब ये तो आरबीसी वगैरह इसके बॉडी में डिजेनरेट कर जाता है, केवल इसमें बचा क्या देखो, इसमें एंटर क्या होता है, इसमें एंटर क्या होता है, माइक्रो एंड मैक्रो गैमेटोसाइट्स आते हैं। अब ये मान लो माइक्रो है और ये मान लो मैक्रो है, आरबीसी के साथ आता है, आरबीसी उसके गट में डिजॉल्व हो जाता है, बट गैमेट्स जो है वो अब फ्री हुआ इस मॉस्किटो के बॉडी में। गैमेट्स, ये गैमेटोसाइट है, ये गैमेट नहीं गैमेटोसाइट है ये। और देखो अब ये इसमें मैक्रो है और ये इसमें बताओ माइक्रो है। यही जो माइक्रो होता है ये कन्वर्ट होता है, देखो इसमें अब ऐसे स्ट्रक्चर में है, और मैक्रो कन्वर्ट हो गया ऐसे स्ट्रक्चर, इसमें फ्लैजिला आ गया है, इसमें आ गया फ्लैजिला, और इसे कहते हैं अब स्पर्म। अब देखो ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल का पार्ट है ये, और ये उसका क्या बताओ, ये उसका एग होता है। सेक्सुअल साइकिल बता रहा हूं मैं आपको, देखो माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मैक्रो गैमेटोसाइट। जो माइक्रो गैमेटोसाइट था वो बन गया क्या बताओ, वो स्पर्म बन जाता है। और जो मैक्रो है वो क्या हुआ बताओ, वो एग में कन्वर्ट हो गया, हैप्लॉइड होते हैं, जानते हैं आप इस चीज को। और ये स्पर्म और एग फ्यूज कर गया, क्या बन गया बताओ, ये बन गया जाइगोट। ये सब अब मॉस्किटो के गट में हो रहा है, देखो। हाँ ये जाइगोट अब डिप्लॉइड फेज में आ गया, और ये जाइगोट कन्वर्ट हुआ देखो एक एम्ब्रियोनिक फॉर्म में। देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, देखो ये, इसे कहते हैं ऊकाइनीट, और इसी को वर्मीक्यूल भी कहा जाता है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। ये इस जाइगोट से डेवलप होता है। और ये ऊकाइनीट क्या होता है देखो, अब ये इसके गट के वॉल को पेनिट्रेट करता हुआ कहां पहुंच गया देखो, उसके, ये इसका हीमोसील होता है देखो, मच्छर का। ये ऊकाइनीट अब यहां पहुंच गया, और
अब यूकारियोट अपने ऊपर देखो इस तरह का एक सिस्ट वॉल जनरेट करता है और ये धीरे से देखो अब ये ऐसे कन्वर्ट हुआ एक अलग स्ट्रक्चर में, ये आ गया, देखो ये पूरा स्फेरिकल हो जाता है और उसके ऊपर ये बन गया एक काफी 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल कहते हैं देखो उसको, ये सिस्ट वॉल बन गया, 3 लेयर का सिस्ट वॉल होता है और इसे कहते हैं, अब इस पूरी स्ट्रक्चर का नाम ऊसिस्ट कहा जाता है, ऊसिस्ट कहता है। तो यूकारियोट क्या बन गया बताओ, ऊसिस्ट में कन्वर्ट हुआ, सिस्ट वॉल बनता है देखो इसके ऊपर, और ऊसिस्ट के अंदर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे स्पोरोन्ट कहते हैं, स्पोरोन्ट। और याद रखना अब इसी के अंदर क्या हुआ, इस ऊसिस्ट के अंदर देखो आप, ये जो स्पोरोन्ट था इसमें होता है एक बार मियोसिस, वन मियोसिस एंड मेनी टाइम माइटोसिस। याद रखना इस चीज को, क्योंकि ये डिप्लॉइड फेज में था सारा स्ट्रक्चर। तो इस स्पोरोन्ट में क्या होगा, एक बार क्या होगा मियोसिस एंड मल्टीपल टाइम माइटोसिस, और इसकी वजह से देखो अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं सिस्ट वॉल के अंदर, और इसका नाम क्या बताओ, इसी को स्पोरोजॉइड कह देते हैं। तो स्पोरोजॉइड किसमें बना, स्पोरोन्ट में क्या हुआ, वन मियोसिस ताकि वो हैप्लॉइड हो जाए एंड मेनी माइटोसिस, तो बहुत सारे क्या बन गए बताओ, हैप्लॉइड स्पोरोजॉइड। और फिर क्या होता है बताओ, ये जो सिस्ट वॉल है रप्चर होगा, और सिस्ट वॉल के रप्चर होते ही देखो जितने ये अब जैसे मान लो सिस्ट वॉल रप्चर हो गया, ऐसे मान लो सिस्ट वॉल ऐसे रप्चर हुआ, तो सिस्ट वॉल के रप्चर होते ही क्या होगा बताओ, ये सभी के सभी अब जो ये स्पोरोजॉइड्स थे ये यहां से निकलता है और ये फाइनली कहां पहुंच गया बताओ, उसके सेलेब्री ग्लैंड में। तो ये क्या बताओ, स्पोरोजॉइट इन सेलेब्री ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। फिर से ये मच्छर तैयार है दूसरे आदमी को इन्फेक्ट करने के लिए, है ना। तो सिस्ट वॉल टूट जाता है, ये सब फ्री हो जाता है स्पोरोजॉइट, और सारे स्पोरोजॉइट कहां पहुंच जाते हैं बताओ, मच्छर के सेलेब्री ग्लैंड में, और ये फिर से एक इन्फेक्टेड मच्छर है जो दूसरे आदमी को बीमार करेगा। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरा इसका सेक्सुअल साइकिल है। मैंने कहा कि आदमी के ब्लड से मच्छर के बॉडी में क्या पहुंचा, माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मैक्रोगैमेटोसाइट along with ब्लड मील। जो माइक्रोगैमेटोसाइट था वो स्पर्म बन जाता है, और जो मैक्रोगैमेटोसाइट है वो एग में कन्वर्ट हो गया। देखो ये एग है, ये स्पर्म है, इसमें डेवलप क्या होता है, फ्लैजिला, स्पर्म में फ्लैजिला आ जाता है, देखो फ्लैजिलेशन कहता है इसको। एग में ऐसा कुछ नहीं होता। तो एग आ गया, स्पर्म आ गया, फ्यूज कर गया, देखो ये फर्टिलाइजेशन हो गया गट में, उसके गट में फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बन गया, ये जाइगोट यूकारियोट में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है इसका। यूकारियोट गट वॉल को पेनिट्रेट करता है, हीमोसील में आता है, देखो ये हीमोसील में आ गया ये, और ये यूकारियोट अपने ऊपर क्या बना रहा है बताओ, सिस्ट वॉल, इसे ऊसिस्ट कहते हैं, ऊसिस्ट 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल बनता है, और 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल होता है, 3 लेयर्ड। और सिस्ट वॉल के अंदर के स्ट्रक्चर को यस स्पोरोन्ट कहते हैं, स्पोरोन्ट। 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल बनता है ये, 3, और स्पोरोन्ट उसके अंदर होता है। इस स्पोरोन्ट में क्या होगा, एक बार मियोसिस और मल्टीपल टाइम माइटोसिस, तो क्या बनेगा, बहुत सारा स्पोरोजॉइट। यस, वन मियोसिस मल्टीपल माइटोसिस लिखा हुआ है ताकि वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाए, क्योंकि ओवरऑल मलेरिया पैरासाइट तो हैप्लॉइड ही होता है। और सिस्ट वॉल टूटेगा, स्पोरोजॉइट फ्री हो जाएगा, स्पोरोजॉइट कहां पहुंच जाएगा, मच्छर के सेलेब्री ग्लैंड में,
और ये वापस, ये जो फीमेल एनोफिलीज है, ये अब रेडी है किसी और आदमी को बीमार करने के लिए। ठीक है, तो ये है इसका, क्या बताओ। और याद रखिए, कुछ चीजें याद रखिएगा कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये 12 to 14 डेज का होता है। आईपी कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम। पहली बार जो आपको बुखार आएगा, हाँ, पहली बार जो आपका बुखार आएगा ये इन्फेक्शन होने के 12 से 14 दिन के बाद होता है। आईपी मतलब इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है इसको। कि पहली बार जो बुखार आता है ना पैरासाइट के आने के बाद, हाँ, अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम, अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट चिलिंग एंड फीवर, पहली बार जो बुखार आएगा इसके आने में 12 से 14 दिन का टाइम लग जाता है। इसी को कहते हैं, क्या बताओ, इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये है इसका लाइफ साइकिल। अब बाकी कुछ और भी चीजें हैं, अब मैं बताऊंगा आपको फ्राइडे के दिन। ये समझ में आ गया? एक बार जाके घर पे ही हो आप लोग, एक बार बैठ के जितना भी बताया गया है लाइफ साइकिल का पार्ट, उसको आप खुद से एक बार समराइज करो कि कौन कहाँ था, कैसे कहाँ पहुंचा, सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, ए सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, मच्छर में क्या हुआ और आदमी में क्या हुआ। तो ये अब अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे यहाँ पे। बाकी इसका कैसे ट्रीटमेंट होता है, कहाँ पे रुकना होता है, इसकी और थोड़ी बहुत कहानी क्या है, मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। ठीक है? और मैंने पहले कहा था कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो उसका आधे आरबीसी के स्ट्रक्चर में जब सिकल सेल हो जाएगा वो, तो आरबीसी खुद ही टूट जाता है। आरबीसी अगर टूट जाएगा तो लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम कंप्लीट ही नहीं कर पाता है, तो उसको मलेरिया नहीं होता। बिल्कुल सही बात है।